जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। और आज की इस कक्षा में हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अपना टॉपिक रहने वाला है भारत का एकीकरण। भारत के एकीकरण की कहानी देखते हैं और प्रथम चरण के अंतर्गत अपन बात करते हैं जो कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व है। बात करें इसमें कुल 562 आरबीएससी के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार 565 रियासतें अस्तित्व में थी, जिनमें कुल रियासतों में भारत की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कुछ रियासतों में क्या है, भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ा था और वो ऐसी 3 रियासतें ऐसी थी जिनमें भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एक आपके भोपाल है, एक त्रावणकोर है और एक जोधपुर है। यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो प्रथम चरण 15 अगस्त 1947 से पहले का टोटल हमने बात करी रियासतों की। आरबीएससी मानता है भाई 562 थी और एनसीईआरटी मानता 565 थी। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया कब? दूसरे चरण में 27 अक्टूबर 1947 का ये चरण, जिसमें जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर को आपके भारत में विलय किया जाता है। जम्मू कश्मीर 1947 से पूर्व एक रियासत थी जिसके शासक हिंदू महाराजा हरि सिंह और आबादी मुस्लिम बाहुल्य थी। तो शासक तो थे हिंदू, महाराजा कौन थे? हरि सिंह। और जो आपकी आबादी है ये मुस्लिम बाहुल्य थी। हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने की मांग करी। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान ने सुझाव को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने समझौते को स्वीकार कर लिया और भारत ने चर्चा का सुझाव दिया। स्वतंत्र रहने की मांग की और भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंड डील एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा जाता है और पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया जाता है और भारत ने चर्चा का सुझाव दिया। विलय से संबंधित घटनाएं देखते हैं तो जनजातीय आक्रमण अक्टूबर 1947 में विशेष तौर से 22 से 24 अक्टूबर। पाकिस्तान से सशस्त्र आपको जनजातीय मिलिशिया पाकिस्तान सेना के साथ में मिलिशिया ने पाकिस्तानी सेना के साथ में समर्थन लेकर आपके कश्मीर पर आक्रमण किया, बड़े पैमाने पर हिंसा और अत्याचार किए। तो यहाँ पर आपके मिलिशिया जो जनजाति हैं, उन जनजातियों ने पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कश्मीर पर आक्रमण किए और बड़े पैमाने पर हिंसा और आपके अत्याचार किए। आक्रमण के विरोध के समय में असमर्थ महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत ने हस्तक्षेप के लिए पूर्व में आपके शर्त के रूप में विलय पर जोर दिया कि विलय करना पड़ेगा। विलय पत्र 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कब किए? 26 अक्टूबर पर। हमला कब होता है? 22 से 24 अक्टूबर। और सहायता किसके बदले? विलय पत्र पर साइन करने के बदले, और ये हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। परिणाम और राजनीतिक घटनाक्रम। संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी देखते हैं। यह संघर्ष पहले भारत पाकिस्तान के युद्ध में बदल गया। उसके बाद भारत ने जनवरी 1948 में
इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखा। कब? जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आपके रखा। परिणाम स्वरूप युद्ध विराम हुआ और 1949 में आपके नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण हुआ। एलओसी का निर्धारण होता है आपके 1949 में, लाइन ऑफ कंट्रोल। 370 अनुच्छेद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई। विशेष दर्जा समाप्त करना। तो आपके उससे पहले अपने 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने विलय का अनुमोदन किया, जिससे यह कानूनी और राजनीतिक रूप से बाध्यकारी हो गया। जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने विलय का अनुमोदन किया, जिससे यह कानूनी और राजनीतिक रूप से क्या है, बाध्यकारी हो गया था। कब? 6 फरवरी 1954। बात करें अपने अगस्त 2019 की, तो अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया, जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख। तो क्या किया गया? 370 को निरस्त किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत भारत में विलय किया गया। जूनागढ़ का 1948 में विलय किया गया भारत में। जूनागढ़ रियासत एक राजस्थान की गुजरात में स्थित थी। मुस्लिम नवाब मोहम्मद महतब खान तृतीय थे, जबकि 80% से अधिक आबादी क्या थी? हिंदू थी। मोहम्मद महाबत खान, मोहम्मद महाबत खान थर्ड। 80% हिंदू लोग थे यहाँ पर जूनागढ़ में। 15 अगस्त 1947 को नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया कि हम क्या पाकिस्तान में शामिल होंगे। 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। हालांकि जूनागढ़ की भौगोलिक सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती थी, इससे स्थानीय विरोध और तनाव शुरू हो गया। आसपास की छोटी रियासतें मंगरोल, बाबरियावाड़ भारत में शामिल हो गई। छोटी छोटी जो आसपास की रियासतें थी, मंगरोल, बाबरियावाड़, ये सारी भारत में आपके विलय हो गई। अक्टूबर 1947 में नवाब अपने परिवार और खजाने के साथ में पाकिस्तान भाग गया। दीवान शाह नवाब भुट्टो ने भारत सरकार से प्रशासन संभालने का अनुरोध किया। दीवान शाह था। दीवान शाह नवाब नवाज भुट्टो ने अनुरोध किया कि इससे गवर्नमेंट से क्या प्रशासन संभाले। 15 अगस्त 1947 को नवाब शामिल होने की बात करता है। 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान शामिल कर लेता है, प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, लेकिन स्थानीय विरोध होता है। अक्टूबर 1947 नवाब परिवार के साथ में खजाना लेकर, सरकारी जो खजाना था लेकर भाग गया। दीवान शाह नवाज भुट्टो ने सरकार से प्रशासन संभालने का अनुरोध किया और 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। कब? 9 नवंबर 1947 को। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया और जिसमें 99% से अधिक लोगों ने भारत में शामिल होने का समर्थन दिया। जनमत संग्रह कब करवाया जाता है? फरवरी को, फरवरी 1948 में।
जिसमें 99% लोग चाहते थे कि हम भारत में रहें। तो ये मामला तो पूरी कहानी थी भाई। हमने देखा प्रथम चरण आपके 15 अगस्त 1947 से पूर्व कुल 562 और या फिर एनसीईआरटी के अनुसार 565 रियासतें थी, जिनमें से 3 रियासतों पे भारत में विलय होने के लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, जो थी भोपाल, त्रावणकोर और साथ में जोधपुर। फिर हमने बात करी भाई साहब दूसरे चरण की, जो कि 27 अक्टूबर 1947 को शुरू होता है। दूसरा चरण कब होता है? दूसरा चरण 27 अक्टूबर 1947 की बात करते हैं। उसमें आपके सबसे पहले जम्मू कश्मीर का विलय देखते हैं। जम्मू कश्मीर के विलय में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर 1947 से पूर्व एक रियासत थी, जो कि आपके जिसमें हिंदू शासक था हरि सिंह, जहाँ पर अधिकतर आपके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था लेकिन हिंदू शासक था। हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहता था, इस बात को आपके पाकिस्तान मान गया और साथ में भारत में विचार करने को बात कही। लेकिन क्या है, एक जनजातीय आक्रमण होता है अक्टूबर 1947 में। 22-24 अक्टूबर 1947 की बात है। यहाँ पर पाकिस्तान में एक सशस्त्र जनजाति थी आपकी मलेशिया, उसने पाकिस्तान सेना के साथ में मिलकर आक्रमण कर दिया और बड़े पैमाने पर हिंसा और अत्याचार किए। इस कारण से आपके हरि सिंह बेबस रहे और भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत ने हस्तक्षेप करने के लिए पूर्व एक शर्त रखी कि विलय पत्र पर आपके साइन करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। परिणाम और राजनीतिक घटनाक्रम में देखें तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र फिर क्या है, संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी कैसे हुई कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में बदल गया, और उसके बाद भारत ने जनवरी 1948 में इस मुद्दे को क्या है संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रख दिया था। परिणाम स्वरूप युद्ध विराम हुआ। 1949 में नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ, यानी कि LOC का। 370 की बात करी हमने, फिर 6 फरवरी 1954 की बात करी, और फिर अगस्त 2019 की बात करी। फिर जूनागढ़ की हमने पूरी कहानी देखी। उसके बाद अपन बात करते हैं अब हैदराबाद रियासत का विलय। हैदराबाद रियासत का विलय नवंबर 1948 की कहानी। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी जिस पर निजाम का शासन था। किसका? निजाम का। मुख्य रूप से हिंदू आबादी थी 87% और मुस्लिम शासक था। हैदराबाद राज्य वर्तमान के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को आपके कवर करता था। तो बहुत बड़े हिस्से को कवर करता था। एक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा, साथ में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। निजाम मीर उस्मान अली खान शासक था। निजाम मीर उस्मान अली खान बहुसंख्य हिंदू लेकिन मुस्लिम अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता था। राजनीतिक स्थिति देखें तो 1947 की स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का स्वतंत्र रहने का विकल्प सारे दिए गए। अधिकांश भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गए, लेकिन निजाम चाहते थे कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे और उन्होंने अपने राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मांगी। नवंबर 1947 में भारत में एक साथ आपके स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के साथ में नवंबर 1947 में स्टैंड स्टील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यथास्थिति बनाए रखी गई लेकिन विलय से इनकार कर दिया गया। निजाम ने पाकिस्तान और अन्य विदेशी संस्थाओं से मदद मांगकर कासिम रजवी यानी कि रजाकारों का नेता के नेतृत्व में वाले अर्धसैनिक समूह रजाकारों का समर्थन करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करी। तो निजाम ने पाकिस्तान और आपके अन्य संस्थाओं से मदद मांगकर और साथ में कासिम रजवी के नेतृत्व वाले अर्धसैनिक समूह के रजकारों का समर्थन करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। संघर्ष का कारण था भौगोलिक स्थिति। हैदराबाद भारत के भीतर भूमि में घिरा हुआ था। इसकी स्वतंत्रता भारतीय एकता और सुरक्षा के लिए एक आपके रणनीतिक खतरा बन गई थी। आंतरिक अशांति, राजकारों और निजाम की पुलिस ने लोगों का पर अत्याचार किए, जिससे व्यापक अशांति फैली और तेलंगाना विद्रोह हुआ। सांप्रदायिक तनाव में रजाकारों की कार्रवाई के कारण राज्य में सांप्रदायिक हिंसा और अराजकता फैल गई थी। ऑपरेशन पोलो इसी से संबंधित था। अपने सितंबर की बात है, 13 से 17 सितंबर
13 से 17 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो। परिणाम विलय कब हुआ? विलय 18 सितंबर 1948। निजाम की सेना ने 5 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण कर दिया था और निजाम ने 17 सितंबर 1948 को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। नवंबर 1948 में भारतीय सरकार ने हैदराबाद का प्रशासन पूरी तरह संभाल लिया। तो आपके क्या है, नवंबर 1948 में पूरी तरह क्या है, हैदराबाद का प्रशासन भारत संभालती सरकार। के.एम. मुंशी जो कि हैदराबाद में भारत के एजेंट जनरल थे। भारत के एजेंट जनरल हैदराबाद में कौन थे? के.एम. मुंशी थे। सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल ने ऑपरेशन पोलो को आपके अधिकृत किया था। सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे, ने ऑपरेशन पोलो को आपके अधिकृत किया। मणिपुर के बारे में बात करते हैं। मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान विशेष दर्जा प्राप्त था। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा आपके बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्हें मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता यथावत रखने का आश्वासन दिया गया। जून 1948 में मणिपुर में प्रथम विधायी चुनाव आयोजित हुए जिसमें संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यह स्वतंत्रता के पश्चात किसी भारतीय रियासत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला लोकतांत्रिक निर्वाचन था। मणिपुर के भारत में पूर्ण विलय हेतु आपके मणिपुर महाराजा को शिलोंग आमंत्रित किया गया और 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर आपके हस्ताक्षर किए गए। मणिपुर के भारत में विलय पर मणिपुर की विधानसभा में मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस भारत में विलय समर्थक में थी जबकि दूसरे राजनीतिक दल विरोध में थी। कारण यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से विवादास्पद मानी गई। यह अधिनियम 15 अक्टूबर 1949 को प्रभावी हुआ। मणिपुर औपचारिक रूप से भारत का अंग बना। 1950 में मणिपुर को भारतीय संविधान के अंतर्गत सी श्रेणी का राज्य घोषित किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और फिर आपकी 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो दूसरे चरण के अंतर्गत अब बात करते हैं अपन पूर्ण रूप से इसकी मणिपुर की बात करते हैं। भाई मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी पहले और ब्रिटिश शासन के दौरान इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। ठीक है। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह। कौन थे? बोध चंद्र सिंह थे। ओके, बोध चंद्र सिंह थे। भारत सरकार के साथ में भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए सहमति पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। ओके, मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता थी यथावत रखने का आश्वासन उन्हें मिला कि आंतरिक जो स्वायत्तता आपकी यथावत रहेगी। जून 1948 में मणिपुर था। इस मणिपुर में प्रथम विधायी चुनाव हुए। कब होते हैं? जून 1948 प्रथम विधायी चुनाव होते हैं जिसमें संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है स्वतंत्रता के पश्चात किसी भारतीय रियासत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आधार पर आपके पहला लोकतांत्रिक निर्वाचन था जो आपके जून 1948 में होता है। मणिपुर के भारत में विलय हेतु मणिपुर के महाराजा को शिलोंग आमंत्रित किया गया। पूर्ण विलय हो, इस पूर्ण विलय के लिए शिलोंग आमंत्रित किया जाता है। कहां पर बुलाया गया? शिलोंग आमंत्रित किया गया। 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर आपकी हस्ताक्षर किए गए। ओके, मणिपुर के भारत में विलय पर मणिपुर की विधानसभा में मतभेद थे। ऑब्वियसली बात है, मणिपुर का ये तो सीधी बात है, जहाँ पर विपक्ष है पक्ष है दो विवाद रहेगा। मणिपुर की कांग्रेस थी, ये चाहती थी कि भाई समर्थन में थी विलय हो जाए, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे और यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से विवादास्पद मानी गई। 15 अक्टूबर 1949 को प्रभावी हुआ यह अधिनियम। ठीक है ना? कब? 15 अक्टूबर 1949 को औपचारिक रूप से मणिपुर भारत का अंग बन गया था। सी श्रेणी का 1950 में मणिपुर को भारतीय संविधान के अंतर्गत घोषित किया गया।
1956 में आपको ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना गया, लेकिन 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब तीसरे चरण के बारे में बात करते हैं। अन्य यूरोपीय शक्तियों द्वारा आपके प्रशासित क्षेत्र पुर्तगाल एवं फ्रांस के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रनगर की। चंद्रनगर आपके फ्रांस का अधिकार था। इसमें जनमत संग्रह लिया गया कब? 19 जून 1949 को, और 97% लोगों ने कहा अपन रहेंगे इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में। चंद्रनगर को बंगाल में मिलाया गया। किसमें? चंद्रनगर को बंगाल में मिलाया गया 1954 में। कब? 1954 में। बात करें किसकी? चंद्रनगर की। फ्रांस का अधिकार था, जनमत संग्रह लिया गया, और आखिरकार 97% लोग चाहते थे भारत में रही, और आखिरकार 1954 में बंगाल का हिस्सा बना दिया जाता है। जनमत संग्रह कब लिया जाता है? 19 जून 1949 को। जनमत संग्रह लिया गया। 97% लोग भारत में रहना चाहते थे। 1954 में क्या है? चंद्रनगर को बंगाल में मिला लिया गया। 1954 ईस्वी में यनम, पौंडुचेरी, करिकाल, माहे को फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया। दादर नगर हवेली को पुर्तगाल से मुक्त करवाया गया, और 1961 में गोवा और दमन दीव को पुर्तगाली से मुक्त करवाया गया। ठीक है, तो भाई 1954 था। इस 54 में यनम है, करिकाल है, साथ में माहे है, और पांडिचेरी। 1954 में फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया। ठीक है, और दादर नगर हवेली को भी पुर्तगाल से अलग करवाया गया। यह 1954 की घटना थी। 61 की क्या थी? 61 में गोवा और दमन दीव था, इसे पुर्तगालियों से। गोवा की बात करते हैं। गोवा और दमन दीव 1510 में पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। कब से? 1510 से। गोवा और दमन दीव पुर्तगालियों के क्या थे? आपके उपनिवेश थे। भारत में 1947 में स्वतंत्रता हुआ, तब से ये क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन बने रहे। तब भी क्या थे ये? 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भी पुर्तगाल के अधीन बने रहे थे। पुर्तगाल ने इन क्षेत्रों को भारत का अभिन्न अंग मानने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कहा कि उसके आपके ओवरसीज प्रोविजंस है, न कि उपनिवेश। अच्छा, उपनिवेश नहीं है, ओवरसीज अपने प्रोविंस है। अच्छा, फिर क्या होता है? तो अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था, वहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा था, आपके बलात् धर्म परिवर्तन किया था। तो भारत सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से पुर्तगाल को गोवा दमन दीव सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन पुर्तगाल ने मना कर दिया। पुर्तगाली कहीं नहीं भाई, हम तो आपको नहीं देने वाले, ये तो हमारे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व पश्चिम देशों की सहानुभूति प्रारंभ में पुर्तगाल से साथ थी, क्योंकि वह नाटो का सदस्य था। गोवा की जनता ने स्वतंत्रता मांग की, लेकिन आंदोलन किया, जिसे महाराष्ट्र की जो समाजवादी सत्याग्रहियों ने समर्थन किया। तो आपके समाजवादी सत्याग्रहियों ने समर्थन करते हैं। आंदोलन में गोवा की स्वतंत्रता की भावनाओं की ओर प्रबल किया। कूटनीति के प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार ने 17 सितंबर 1961 को सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया। कब करते हैं? 17 दिसंबर 1961 को। 17 दिसंबर 1961 को सैन्य अभ्यास करने का, आपके सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत 19 आपके दिसंबर 1961 को गोवा और दमन दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा दिया, और 1962 में गोवा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश से घोषित कर दिया गया। तो आपकी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया 17 दिसंबर को, और 19 दिसंबर को ये झपट बजा दिया।
और 1962 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की बात कही गई, गोवा और दमन दीव को। 10वां संविधान संशोधन आता है 1961। 10वां आता है 1961 में। दादर व नागर हवेली को यूटी बनाकर संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। 10वां संविधान संशोधन आपके 1961, यूटी बना दिया जाता है दादर नागर को। बारहवां संविधान संशोधन आता है 1962 में, जो कि गोवा और दमन दीव को यूटी बनाकर संविधान में विशेष प्रावधान आपके किए गए। तो 10वें में तो 1961 में देखा था, जो कि दादर नागर हवेली की बात करता है। 12वां आपके 1962 में दमन दीव और गोवा की बात करता है। 14वां है, ये भी 1962 में ही है, और इसमें माहे है, पुडुचेरी है, यनम है, कराईकल है को यूटी बनाकर आपके क्या संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। माहे, पुडुचेरी, यमन और कराईकल। फिर चौथे चरण की बात करते हैं, जो कि सिक्किम के विलय की बात करी गई है। वंश था यहाँ पर चोग्याल वंश। शासक था धर्मराज। सिक्किम को भारत के रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। मामले भारत के पास थे। सिक्किम को भारत के रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें निम्नलिखित मामले थे भारत के अपने पास थे, एक रक्षा, एक विदेशी मामले और संचार। सिक्किम को भारत के रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। भारत के क्या है, रक्षित राज्य का दर्जा, और भारत के पास रक्षा का मामला, विदेशी मामला और आपके संचार का मामला था। 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974 में होता है, सिक्किम को भारत का आपके सहायक राज्य बनाया गया। सिक्किम था, इस सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से। इसके लिए अनुच्छेद 2A तथा 10वीं अनुसूची शामिल की गई। अनुच्छेद 10A व 10वीं अनुसूची शामिल की गई। 37वां संविधान संशोधन होता है 1975 में। सिक्किम का पूर्ण विलय भारत में होता है फिर, और 2A तथा आपके 10वीं अनुसूची थी, इसको समाप्त किया गया। अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। तो सिक्किम का मामला निपटा। आपके स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और अधिग्रहण साधन में अंतर क्या है? अर्थ में देखें तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है एक अस्थायी समझौता, जो स्वतंत्रता के बाद स्थिति को यथावत बनाए रखने के लिए था। स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति है उसको यथावत बनाए रखने के लिए अस्थायी समझौता था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। वहीं एक अधिग्रहण साधन था, ये कानूनी दस्तावेज था जिसके माध्यम से रियासत भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी। अधिग्रहण साधन था वो। उद्देश्य, स्टैंड स्टील आपके एग्रीमेंट प्रशासनिक व्यवस्था को कोई बाधा न आए और संचार, डाक और रेल सेवाएं पहले की तरह चलती रहे, इसके लिए स्टैंड स्टील पर एग्रीमेंट था। वहीं आपके अधिग्रहण साधन का उद्देश्य था कि भारत या पाकिस्तान को रक्षा, विदेश नीति और संचार के क्षेत्र में अधिकार सौंपना था। प्रभाव का क्षेत्र देखें तो आपकी स्टैंड स्टील एग्रीमेंट केवल प्रशासनिक सेवाओं और यथास्थिति को बनाए रखने के सीमित था। वहीं आपके अधिग्रहण साधन का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसिएशन, इसमें देखें तो विशिष्ट विषयों, रक्षा, विदेशी मामले और संचार में केंद्र को अधिकार देता था। कानूनी स्थिति में देखें तो आपके जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट था, ये आपकी अस्थायी और सीमित प्रभाव वाला था, एक विलय की गारंटी नहीं था। वहीं आपकी अधिग्रहण साधन था, कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज था और ये विलय की दिशा में पहला कदम था। उदाहरण में हैदराबाद के 1947 में भारत के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किया था, और वहीं पर आपके बीकानेर, जोधपुर, बड़ौदा आदि ने अधिग्रहण साधन पर हस्ताक्षर किए थे। समय सीमा देखें, जब तक नई व्यवस्था न हो जाए या राज्य निर्णय न ले तब तक वैध रहता था कौन? स्टैंड स्टील एग्रीमेंट।
और यहाँ पर अधिग्रहण वाली या भारत के संविधान लागू होने तक मान्य था, और 26 जनवरी 1950 तक। तो ये बातें थी, प्रमुख बातें, हमने सारी चीज़ें देखी। हमने सिक्किम का देखा चौथा चरण के अंतर्गत, तीसरे चरण में हमने गोवा वगैरह देखा, चंद्रनगर देखा, दमन-दीव, दादरा नगर हवेली, यनम, पांडिचेरी, कारिकल, माहे सारे जिले देखे। बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। ओके, चलिए, ये हमारा टॉपिक था एकीकरण वाला, ये कंप्लीट हमने कर लिया है। राजनीतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से हमारा ये टॉपिक इतना पर्याप्त रहेगा। चलिए, इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।